गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। स्वागत करते हैं सभी का, खुशामदीद करते हैं, जी आउन कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं मेरे प्यारे साथियों। आज ये सभी दोबारा वापस आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, और जो जुड़ चुके हैं उनको मेरी तरफ से मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को हार्दिक पहले से एडवांस में आप लोगों को होली जो आने वाली है हमारी, उसी की मैं पहले आप लोगों को एडवांस में शुभकामनाएं दे रहा हूं बेटा जी, है ना। तसल्ली के साथ में बनाते रहना, मस्त तरीके से आप लोगों ने बनानी है, लेकिन अभी अपने पास में टाइम काफी है, तो अभी आप लोगों को, है ना, कुछ कहते ना खुशी होती होगी कि होली भी आने वाली है, तो लेकिन बेटा जी वो आएगी, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करते रहो बेटा जी, भी अपने पास में 15-10 से एक दिन है, तो उसी तरह से आप लोग उसकी तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, बढ़िया, है ना। और आई थिंक आप लोगों के एग्जामिनेशन मैंने कल भी आप लोगों को अनाउंस किया था, आज वापस अनाउंस कर रहा हूँ कि लगभग अप्रैल के अंदर आप लोगों के चांसेस हैं कि आपके एग्जामिनेशन जो है वो शुरू हो जाए, है ना। तो आइएगा बेटा जी, शुरुआत करते हैं। जहां तक हम लोगों ने कल की क्लास को विराम दिया था उसी को लेकर के अपने आगे लेकर के चलेंगे। और हो सकता है बेटा जी 2-4 दिनों के अंदर आप लोगों के भी मोस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को भी मिल जाएंगे, है ना। तो आप लोगों ने बस तैयारी करते रहना है, जैसे तुम लोगों ने पिछले क्लासेस या जिस प्रकार से तुमने पिछले जो चैप्टर तुमने डिस्कस किए हैं अच्छी तरह से पढ़े हैं, वैसे ही अपने यहाँ अब नए टॉपिक लेकर के आएंगे, अपने नए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तो वो क्वेश्चंस भी आप लोग आराम से तसल्ली के साथ में याद करने हैं, ताकि एनुअल में जो अपने को क्वेश्चंस किस प्रकार से आए तो उसका अपने को हेल्प मिले। खैर छोड़िए इन बातों को, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को दोबारा वापस। तो पिछली क्लास में मेरे प्यारे साथियों, कल की क्लास में आपने एलोट्रोपस ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ा था कि कार्बन के कौन कौन से एलोट्रोपस हैं हमारे, है ना। तो मैंने बताया था आप लोग को जनरली बेटा जी कार्बन के 2 टाइप के एलोट्रोपस, क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टल में कौन कौन आता है, ये सब बातें हमने डिस्कस की थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल कार्बन जो है वो काफी इंपोर्टेंट है, जिसमें हमने डायमंड को लेकर के आए थे, हीरे के बारे में आप लोगों की बातें चल रही थी बेटा। पहला पॉइंट तुमने क्या पढ़ लिया था इसके अंदर, इसमें आपने पहला पॉइंट पढ़ लिया था कि डायमंड इज द प्योर एलोट्रोपस ऑफ द कार्बन एटम, कार्बन का अति शुद्ध रूप है ये। दूसरी चीज पढ़ी तुम लोगों ने कि ये दुनिया का कह दूं मैं, या फिर कैसे भी कह दो कि ये बहुत ज्यादा हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है ये, है ना, मजबूत पदार्थ है ये। हीरे में केवल कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा कोई इसमें कोई अदर एटम या अदर स्पीसीज नहीं पाई जाती बेटा। फिर आगे पढ़ लिए थे तुमने, कार्बन में ये 4 वैलेंसी होती है, चारों बॉन्ड जुड़े रहते हैं, इसलिए ये किसकी बात थी, विद्युत का कुचालक होता है। ये तमाम बातें तुम लोगों ने पढ़ ली थी, है ना। आइए उसके आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अपने कितने पॉइंट हो गए आगे, चलो आगे देखो क्या होता है। जो बेटा जी कार्बन है हीरे में, अगर हीरे की बात करें, हीरे में मध्य दूरी 1.4 मत लिखो, सिर्फ लिख दो 154, है ना। हीरे की अगर अपने बात करें बेटा जी, डायमंड की अगर अपने बात करें, तो डायमंड के अंदर कार्बन के बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा, वो कितने पिकोमीटर होती है, वो होती है बेटा जी 154 पिकोमीटर। क्लियर है बात। हाँ, अभी अपने स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोगों को और भी आसानी से पता चल जाएगा कि कार्बन के अंदर जो डिस्टेंस होती है वो किस टाइप से होती है। तो ये ध्यान रखना, हीरे में कार्बन परमाणु की बीच की डिस्टेंस की अगर अपने बात करें तो कितनी होती है बेटा, 154 पिकोमीटर होती है, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। अपने हीरे की संरचना की अगर अपने बात करें, डायमंड की अगर अपने स्ट्रक्चर की अगर अपने बात करें, तो हीरे की संरचना कैसी होती है, चतुष्फल की होती है बेटा, चतुष्फल की है संरचना होती है ना। द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है बेटा, कैसी, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि डायमंड की अपने बात करें तो डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, है ना, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो डायमंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्टर होता है, सॉरी इंसुलेटर होता है।
और डायमंड की अगर अपने बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच की डिस्टेंस मैंने आपको बताई बेटा जी 1.54 नैनोमीटर का हो या 154 पिकोमीटर का हो। और फिर आपने ये पढ़ा कि हीरे की जो संरचना होती है बेटा जी कैसी होती है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है, इसकी चतुष्फल की इसकी संरचना होती है। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज होगी डायमंड की। अगर अपने बात करें बेटा जी स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की अगर अपने बात करें, हीरे की संरचना की अगर अपने बात करें, तो मेरे प्यारे साथियों हीरे की संरचना देखो कैसे होती है। जैसे ये कार्बन परमाणु बता रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये लो, ये कार्बन परमाणु है। अब आपको पता है कि हीरे में एक कार्बन परमाणु कितने से कनेक्टेड रहता है? 4 से कनेक्टेड रहता है। ये लीजिए, ऊपर एक कार्बन ये आ गया, इधर ये आ गया दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये लो, है ना, ऐसे जोड़ते रहे आप। ये बना सकते हो कि नहीं बना सकते? इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसकी चलती रहेगी। अब देखने पर आपको ये नजर आ रहा होगा कि एक कार्बन देख लो, जैसे ये कार्बन की बात कर लो, ये कितने से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 से जुड़ा हुआ है ना, लेकिन जुड़ता कितने से मेरे प्यारे साथियों? The one carbon atom is bonded with the another 4 carbon atom, लेकिन यहाँ पे 3 से जुड़ा हुआ है। तो जो चौथा कार्बन है ना बेटा, वो चौथा कार्बन ठीक इसके पीछे की तरफ होगा, ठीक है ना, कहां तरफ होगा? पीछे की तरफ होगा, ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा अपने सीधा बना लेते हैं इसको, इसके पीछे की तरफ होगा चौथा कार्बन। अब चौथे कार्बन को मैं ऐसे कैसे बता रहा हूं? डैश डैश करके बता रहा हूं, ऐसे ये ये चौथा कार्बन बैक साइड में ऐसे इसके साथ होगा कनेक्टेड। क्लियर है बात? जस्ट सिमिलर यहां पे भी, यानी कि प्रत्येक, अच्छा इसके पीछे की तरफ होगा, लिख सकते हो, ऐसे बना सकते हो आप। तो कहने की मेन बात यह है कि कार्बन के अंदर, सॉरी, हीरे में एक कार्बन परमाणु अदर 4 कार्बन परमाणु से कनेक्टेड है ना, 4 कार्बन से कनेक्टेड है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही ना आपको, ये वाली, थोड़ा लाइन करके बनाता हूं, ये वाली इस स्ट्रक्चर को मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है ना, इधर स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसकी अपने। तो इसमें क्या है कि ये कार्बन ये रहा, एक कार्बन ऊपर की तरफ है, दूसरा इस तरफ है, तीसरा इस तरफ है, और एक पीछे की तरफ होगा जिसको तुमने डैश डैश करके बनाना। ये लो, ये लो। अब आप लोग देखोगे तो देखने पर बेटा इसको इसके साथ कनेक्ट करो, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसके साथ, तो एक फेस ये बन गया, दूसरा फेस ये बन गया, तीसरा फेस ये बन गया, तीसरा चौथा फेस ये बन गया, 4 फेस मतलब 4 फलक बन गए। इसलिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा? चतुष्फल की है ना, बन रही कि नहीं बन रही? ये स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूं बेटा, तो मैं इसको लाइट से दिखाऊंगा। देखो जैसे ये इसके साथ इस प्रकार से दिख रही ना, ये एक फलक ये रहा, दूसरा फलक ये रहा, तीसरा फलक ये रहा, चौथा फलक ये रहा। आ रही बात समझ में? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को डायमंड की स्ट्रक्चर की अपने बात करें तो इस प्रकार से आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के आनी है। ये चतुष्फल की स्ट्रक्चर, ये आप लोगों को दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर। अच्छा, मैंने अभी आपको एक बात बताई कि कार्बन कार्बन के बीच की अगर अपने बात करें, है ना, ये तो कार्बन कार्बन के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होती है बेटा? 154 पिकोमीटर या 1.54 नैनोमीटर भी आप लोग लिख सकते हो। तो इसके बीच की ये क्या होती है? डिस्टेंस होती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया होगा कि डायमंड की स्ट्रक्चर को हमने किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। आगे बात समझ में? कोई डाउट यहां तक? तो डायमंड की स्ट्रक्चर आप लोगों को पता चल गई होगी। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ पे? क्वेश्चन आप लोगों से पहला क्वेश्चन तो ये सिंपल से पूछा जाता है, क्या? नंबर 1, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। हीरे की संरचना बनाओ। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन अगर हीरे पे कंसीडर किया जाएगा तो पूछा जाएगा व्हाई, आई थिंक मैंने पहले भी बता दिया होगा, व्हाई डायमंड इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कारण है कि डायमंड विद्युत का कुचालक होता है? व्हाई द डायमंड इज इंसुलेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। कारण क्या है? इसका भी रीजन तुम लोगों ने कल पढ़ा होगा कि ये कार्बन उसमें 4 से जुड़ा रहता है,
इसलिए कोई भी इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल या वैलेंस कार्बन नहीं पाया जाता, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते, गति नहीं कर सकते, मोशन नहीं कर सकते मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये बेटा जी इंसुलेटर होगा, है ना। तो ये अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, अगर पूछा जाएगा तो यूजेस, राइट्स द यूजेस राइट द यूजेस ऑफ डायमंड। हीरे के उपयोग लिखो। तो हीरे के उपयोग आप लोगों को लिखने होंगे, कौन कौन से लिखने होंगे पता होगा आपको। तो बेटा मेरे प्यारे साथियों, ये लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी तो मैंने आप लोगों को पहले चीजें बता चुका हूं। यूजेस देखो बेटा जी, यूजेस पता ही आप लोगों को, ऑर्नामेंटल्स बनाने में करते हैं हीरे के उपयोग, लिखने अपने को हीरे के उपयोग, है ना। नंबर पॉइंट एक, पहला पॉइंट ना डाल करके अपने से ऐसे लिखेंगे। कहां पे करते हैं बेटा जी, हाँ आभूषण, है ना, ऑर्नामेंटल जितने भी होते हैं जनरली जो महंगे कॉस्टली पड़ते हैं वैसे तो, है ना, सोना चांदी के बनाते हैं, लेकिन हीरे जवाहरात के उपयोग भी आभूषण बनाने में करते हैं ना। आभूषण बनाने में, ऑर्नामेंटल्स बनाने में इसका यूज करते हैं, आभूषण बनाने में। अच्छा, इसके अलावा कांच काटने में इसका यूज होता है। देखो हीरा जो है, डायमंड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा शार्प भी होता है ये, है ना, इसलिए इसका यूज बेटा जी कांच को कट करने में इस्तेमाल करते हैं। अब कांच को अगर चाकू से काटोगे तो अच्छी तरह से शेप से कटेगा नहीं वो, इसलिए जो ग्लास कटिंग जो मशीन होती है, उस ग्लास कटिंग मशीन के छोटा सा आगे क्या लगा होता है, डायमंड लगा होता है। उस डायमंड का देखो वो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आजकल अपने आर्टिफिशियल डायमंड भी बनाने लगे जो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, है ना। तो उसका यूज अपने किसके तौर पे कर सकते हैं, ग्लास कटिंग के रूप में अपने कर सकते हैं, कांच को काटने में इसका। अच्छा, कांच नहीं बल्कि बड़े बड़े चट्टाने जो है ना, अब बहुत बड़ी चट्टानों की अपने बात करें तो चट्टानों को काटने में भी, चट्टानों को तोड़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो लिख सकते हो चट्टानों को काटने या तोड़ने में भी किया जाता है। बात आ गई समझ में, हाँ। तो जनरली ये इसके क्या हो गए बेटा जी, यूजेज हो गए, दो तीन यूजेज आप लोगों ने याद रखने हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि डायमंड का मतलब क्या है, डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, डायमंड की कुछ प्रॉपर्टीज तुम लोगों ने पढ़ी, वो प्रॉपर्टीज आप लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तो ये डायमंड हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एलोट्रोपस ऑफ कार्बन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्रिस्टलाइन कार्बन को हम लोगों ने पढ़ना है। उस क्रिस्टलाइन कार्बन में डायमंड को हमने डिस्कस किया। आज आगे चलते हैं, अपने ग्रेफाइट को शुरू करते हैं अपने। तो आइएगा अगला पॉइंट लेकर के चलते हैं अपने ग्रेफाइट, ठीक है जी। द सेकेंड एलोट्रोपस ऑफ द क्रिस्टलाइन कार्बन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बात करते हैं अपने। देखा होगा ग्रेफाइट आप लोगों ने ना, हाँ जनरली बस एक एग्जांपल आपको पता होगा कि पेंसिल की नोक में पाया जाता है ग्रेफाइट। देखो बेटा जी, ग्रेफाइट की चट्टानें मिलती हैं अपने को ना, अगर अपने मतलब माइनिंग प्रोसेस करें, खनन की प्रक्रिया करें अपने, जैसे कोयला निकलता है वैसे माइनिंग ग्रेफाइट की भी होती है, ग्रेफाइट की चट्टानें निकलती हैं, है ना। तो ग्रेफाइट का यूज कई जगह किया जाता है, ना केवल पेंसिल बनाने में करते हैं बल्कि इसका यूज अपने एज ए लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, स्नेह के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चलो वो तो बात की बात आएगी, पहले अपने पढ़ते हैं कि ग्रेफाइट का मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, उनके बारे में बात करेंगे अपने। तो आइएगा, पहले तो वही चीजें लिखनी, गुणधर्म लिखने हैं इसके। गुणधर्म लिखो या कहो आप लोग विशेषता, है ना, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज लिखनी है अपने को, क्लियर है। तो आइएगा प्रारंभ करते हैं अपने प्रॉपर्टीज। पॉइंट नंबर पहला, पॉइंट नंबर 1, ग्रेफाइट क्या होता है बेटा। ग्रेफाइट
मुलायम होता है ना, मुलायम होता है, काफी सॉफ्ट होता है ये ग्रेफाइट, है ना, सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट काफी सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है ये, पहली बात होगी इसकी। ग्रेफाइट इज द एलोट्रोपस ऑफ द कार्बन विच इज वेरी सॉफ्ट, जो काफी सॉफ्ट होता है काफी, ठीक है ना। अच्छा, पहली बात होगी। दूसरी बात करें अगर अपने ग्रेफाइट की, अगर अपने बात बताएं तो जो ग्रेफाइट है बेटा, कार्बन का ऐसा अपरूप है जो उष्मागतिक के आधार पर अधिक स्थायी होता है, ये ध्यान रखना। क्या होता है? अधिक स्थायी होता है ये, ठीक है ना। हाँ, ग्रेफाइट कार्बन का ऐसा एलोट्रोपस है जो थर्मल दृष्टि से अपने बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा हाईली होती है। मतलब अगर मैं इसका बेटा जी डेल्टा फ्यूजन एंथैल्पी बताऊं ना, फ्यूजन एंथैल्पी, तो इसकी फ्यूजन एंथैल्पी कितनी होती है? 0.0 होती है, ध्यान रखना। लेकिन डायमंड की फ्यूजन एंथैल्पी इतनी नहीं होती, फ्यूजन एंथैल्पी इसकी 1.9 के समथिंग होती है डायमंड की। तो उष्मागतिक के आधार पर अधिक स्थायी अगर मैं बात करें तो उष्मागतिक के आधार पर अधिक स्थायी कौन है बेटा? ग्रेफाइट है। ये काफी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जामों में भी पूछा जाता है कि विच एलोट्रोपस ऑफ द कार्बन इज हाईली स्टेबल अकॉर्डिंग टू द थर्मल एनर्जी। उष्मागतिकी ऊर्जा के आधार पे सबसे ज्यादा उच्च स्थायी कौन सा है? तो डायमंड ने मत करना, डायमंड के बजाय कौन सा करना है अपने को? ग्रेफाइट करना है, ध्यान रखना। बिकॉज द फ्यूजन एंथैल्पी जो होती है इसकी, मैंने रसगुल्लो, वो कितनी होती है? 0.0 होती है। अच्छा, अगला पॉइंट बात करते हैं अपने, नेक्स्ट पॉइंट। ग्रेफाइट की अपने बात करें बेटा, ग्रेफाइट में एक कार्बन कितने से कनेक्टेड होता है बेटा? एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, ध्यान रखना। अन्य 3 कार्बन से संयोजित अदर 3 कार्बन से कनेक्टेड रहता है ये इन द। अच्छा, डायमंड में क्या था? डायमंड में एक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन से कनेक्टेड था, बट इन दिस टाइप ऑफ द एलोट्रोपस 1 कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद अदर 3 कार्बन एटम। अदर 3 कार्बन परमाणु से क्या रहता है? संयोजित रहता है। बात आ गई समझ में? अच्छा, 3 कार्बन परमाणु से संयोजित रहता है। अच्छा, 3 से संयोजित रहता है वैसे तो आपको पता है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अगर एक कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है तो मेरे को लगता है चौथी वैलेंसी खाली रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल। तो लिख सकते हो अगला पॉइंट यहां पे, इन द ग्रेफाइट, बोले तो ग्रेफाइट में चतुर्थ संयोजकता क्या रहती है? रिक्त। चतुर्थ संयोजकता रिक्त रहती है। या फिर ऐसे लिख सकते हो आप, द फोर्थ वैलेंसी ऑफ द ग्रेफाइट इज वैकेंट। या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? ग्रेफाइट में चतुर्थ पी पाई, है ना, जो पी पाई बंद है, पी पाई बंद पाया जाता है। पी पाई बंद पाया जाता है इसमें, जो खाली रहता है बेचारा, वैकेंट रहता है पी पाई बॉन्ड। और अगर पी पाई बॉन्ड वैकेंट रहेगा तो वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो घूमते रहेंगे इधर उधर, और जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे तो मेरे प्यारे साथियों क्या होगा? कंडक्टर की भांति बिहेव करेगा। और ये चीज आपको बताना चाहेंगे जरूर
कि प्रकृति में बेटा जी जो भी पदार्थ है अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के दो कारण है, या तो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन और या फिर ड्यू टू द फ्री आयंस। या तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, करंट फ्लो होता है, और या फिर फ्री आयंस की वजह से बेटा जी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमारी बॉडी में फ्री आयन है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर करंट क्या होता है, फ्लो हो सकता है ना। अब मेटल की बात करें, किसी भी धातु की बात करें तो धातुओं में बेटा आयन नहीं पाए जाते, उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब ग्रेफाइट की बात करो, ग्रेफाइट में आयन नहीं है, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन है। देखो इसमें पी पाई बॉन्ड पाया जाता है, इधर उधर गति कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, अगर फ्रीली गति कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि ग्रेफाइट बेटा जी विद्युत का क्या होता है, सुचालक। तो लिख देना यहां पे ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, सुचालक होता है। पता चल गया होगा क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, इसलिए चौथा जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी खाली रहती है। बोले तो एक पी पाई बॉन्ड जो होता है वो खाली रहता है, चतुर्थ पी पाई बॉन्ड, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। और जब गति कर सकते हैं तो मेरे प्यारे रसगुल्लो ये किसकी भांति बिहेव करेगा, इट्स बिहेव एज ए कंडक्टर, ये कंडक्टर की भांति बिहेव करेगा। बात आगे समझ में। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल चुका होगा कि डायमंड विद्युत का कुचालक है लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। इसका कारण क्या है, प्रश्न ये बनता है। अगर बड़ा प्रश्न पूछेगा तो पूछ लेगा आप लोगों से ये, तो आंसर दे दोगे मुझे लगता है आप लोग की डायमंड में एक कार्बन 4 से जुड़ता है, इसलिए कोई भी चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, इसलिए वो इंसुलेटर है। बट बात करें अगर अपने मेरे प्यारे रसगुल्लो ग्रेफाइट की, तो इन द ग्रेफाइट 1 carbon atom is bonded under the 3 carbon atom, so the 4th carbon is vacant, so due to the presence of the 4th carbon vacant p pi bond is present, इसलिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। so graphite is behave as a conductor, इसलिए किसकी भांति, विद्युत का कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा हमारा। क्लियर है बात। अच्छा उसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी थी, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा, हाँ ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। तो मेरे प्यारे साथियों इसकी अगर अपने बात करें संरचना की, तो इसकी संरचना होती है परतदार। लेयर स्ट्रक्चर होती है इसकी, लेयर बनती रहती है, लेयर एक लेयर के बाद दूसरी लेयर आएगी ना, हाँ लेयर स्ट्रक्चर होती है इसकी, लेयर्स बनेंगी एक दूसरे के साथ में, है ना, हाँ लेयर फॉर्म में रहेंगी स्ट्रक्चर इसकी। कैसे रहेंगे अपने डिस्कस करेंगे बेटा जी। अच्छा दो परतों की अगर मैं बात बताऊं, दो परतों की मध्य दूरी बेटा जी लगभग कितनी होती है, 340 पिकोमीटर होती है। दो लेयर, अगर ऊपर लेयर है नीचे लेयर, इन दोनों लेयरों के बीच की अगर अपन डिस्टेंस अगर बात करें बेटा जी तो कितनी होगी, 340 पिकोमीटर होती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, डायमंड की बात कर रहा हूं। क्लियर है, हाँ द डिस्टेंस ऑफ द टू लेयर ऑफ द ग्रेफाइट इज 340 पिकोमीटर, 340 पिकोमीटर होती है। बात आ गई समझ में, हाँ कोई डाउट यहां तक, मेरे को लगता कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगी। चलो इसके आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख दूं क्या, चलो अगले पॉइंट लिखते हैं अपने, चलो इसी में लिख देते हैं अपने। ये लो ग्रेफाइट में देखो क्या होता है। अच्छा मुझे बताओ डायमंड में दो कार्बन परमाणु के बीच की डिस्टेंस मैंने कितनी बताई थी, 1.54 या फिर 154 पिकोमीटर या 1.54 नैनोमीटर। इसमें कितनी होती है बेटा, ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन की मध्य दूरी कितनी होती है बेटा, हाँ लगभग 1.41 के आसपास इसकी। नैनोमीटर लिखो या पिकोमीटर में लिखना चाहते हो क्या, तो पिकोमीटर में लिख देते आप, ये लो 141.5 पिकोमीटर 5 इतनी होती है। उसमें 154 लिखा था, या फिर 1.54 नैनोमीटर, इसमें 1.41 नैनोमीटर, ये 141.5 पिकोमीटर की डिस्टेंस होती है दो कार्बन के परमाणु के बीच की दूरी। और दो लेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, इतनी होती है। बात आगे समझ में, क्या पढ़ रहे हो आप, इसमें पढ़ रहे हो ये ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो। अच्छा एक खास बात, अच्छी बात और लिख लो, क्या लिखनी है,
ग्रेफाइट में बेटा क्या होता है, ग्रेफाइट में जो प्रत्येक कार्बन होता है ना, हाँ, प्रत्येक कार्बन सट कोणीय संरचना के रूप में जुड़ा रहता है। ठीक है ना, प्रत्येक कार्बन एटम जो होता है वो षटकोणीय संरचना के रूप में पाया जाता है, पाया जाता है। इन द ग्रेफाइट एवरी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन एज ए हेक्सागोनल फॉर्म, है ना। एवरी कार्बन एटम जो होता है बेटा क्या होता है, एवरी कार्बन आर is present as a hexagonal form। कौन सी फॉर्म, एज ए हेक्सागोनल फॉर्म। इज ए क्लियर। तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होगा वो क्या होगा बेटा, हेक्सागोनल फॉर्म में कनेक्टेड रहता है। क्लियर है। अच्छा, थर्मल एनर्जी के बेस पे मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर की अपने बात करें तो स्ट्रक्चर इसकी बना करके देखते हैं, अपने कहा यहाँ बना के देखते हैं, ये लोग आ जाएगी यहाँ पे, नहीं तो अपने नेम पेज से बना लेते हैं। ये लोग हेडिंग डाल लेते हैं नेम पेज से, तो लिख दो यहाँ पे ग्रेफाइट की संरचना। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, है ना, कैसी होती है देखो ऐसे, ये लो, ये लो हेक्सागोनल बना दी कि नहीं बनाई, लगभग प्रत्येक कार्बन जो होगा वो हेक्सागोनल फॉर्म में होगा। ये लो एक और बना देते हैं अपने, ये लीजिए, एक लेयर और बना देते हैं, ये लो, ऐसे बनाते और भी बना देते, जितने भी बनाओ बेटा आप लोगों को ना, सारी लेयर स्ट्रक्चर पाई जाती है ये हमारी। ऐसे एक दूसरे के साथ लेयर जो है वो जुड़ेंगी। कैसे जुड़ेंगी देखो, जैसे मान लो मैं जोड़ देता हूं, इसको किसके साथ कनेक्ट कर देता हूं, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं, ये लो, ये इसको इसके साथ कनेक्ट होगा। तो ये सारी की सारी जो लेयर होंगी बेटा, ये आपस में क्या होंगी, कनेक्टेड रहेंगी, आपस में जुड़ी रहेंगी। ये आगे बात समझ में, ऐसे ये लो, ये आपस में ऐसे जुड़ी रहती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा, इसको जोड़ दिया इसके साथ, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड रहेंगी आप लोगों की। क्लियर है बात, इसको भी आगे जोड़ सकते हो, ऐसे ये चलती रहेगी आगे। आगे बात समझ में। तो इसमें क्या है बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये दो कार्बन की बीच की डिस्टेंस, ये कितनी होती है, 141.5 पिकोमीटर ये। और अगर अपने बात करें बेटा ये दो लेयर की बीच की डिस्टेंस, तो ये कितनी होती है, 140 पिकोमीटर या 3.4 नैनोमीटर भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है ना, हाँ ये लो, आगे बात समझ में। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात पता चल गई होगी कि कितनी डिस्टेंस होती है और किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है बेटा, डायमंड की स्ट्रक्चर हमने वहां बनाई और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कुछ हम लोगों ने इस प्रकार से देखी। क्लियर है, तो ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है। अच्छा, यूजेस की अगर अपने बात करें तो मैं यहीं पे बता देता हूं बेटा इसके यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। पॉइंट नंबर पहला, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंसिल, पेंसिल के निर्माण में इसका यूज करते हैं, सभी पता होगा, छोटी क्लासों में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। बट केवल पेंसिल बनाने में नहीं, बल्कि इसका यूज बेटा जी एज ए लुब्रिकेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, स्नेह के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लिख लेना बेटा यहाँ पे इसका उपयोग स्नेह का मतलब बेटा लुब्रिकेंट,
लुब्रिकेंट, स्नेहक के रूप में किया जाता है। पहली बात। दूसरा, पेंसिल बनाने में लिख सकते हो आप लोग, है ना, पेंसिल के निर्माण में, पेंसिल के निर्माण में। अच्छा, शुष्क स्नेहक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। शुष्क स्नेहक के रूप में भट्टियों में यूज। जो फर्नेस होती हैं भट्टियां, उन फर्नेस की जो इंटरनल लेयर होती है बेटा, इंटरनल लेयर अंदर वाली सतह है ना, उस अंदर वाली सतह को ग्रेफाइट के साथ में बेटा क्या किया जाता है, लिपा पोता जाता है, ताकि अंदर वाली जो भट्टी की जो अंदर वाली जो लेयर हो, अंदर वाली सतह जो है ना, इंटरनल लेयर, वो जल्दी खराब ना हो। नहीं तो फिर वो फ्लेम के साथ, आग के साथ, आग की ज्वाला के साथ जल्दी खराब हो जाती है, जल्दी भट्टी खराब हो जाएगी अंदर से, लेकिन नहीं होती है इसकी वजह से। तो इट्स एज ए ऑल्सो यूज ड्राई लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट में तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, ड्राई लुब्रिकेंट में भी इस्तेमाल करते हैं इसका, मतलब भट्टियों के अंदर वाली जो सतह होती है उसको सेफ रखने के लिए काफी लॉन्ग टाइम तक, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। आगे बात समझ में बेटा। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया होगा कि ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, ग्रेफाइट के यूजेस क्या है, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक है तो क्यों है। और थर्मल दृष्टि से मैंने आपको बताया कि जो बेटा जो ग्रेफाइट है वो बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल होता है। बात आगे समझ में। फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ द ग्रेफाइट इज 0.0। उसकी फ्यूजन एंथैल्पी कितनी होती है बेटा? 0 होती है। तो ग्रेफाइट के बारे में भी बात होगी हमारी। डायमंड के बारे में हमने पढ़ा, ग्रेफाइट के बारे में हमने डिस्कस किया। आगे बात करते हैं बेटा जी, थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट हमारा है फुलरिन है, जिसको हम लोगों ने पढ़ना है। फुलरिन के बारे में पढ़ते हैं अपने आप। फुलरिन, हाँ, फुलरिन क्या होता है? हाँ, फुलरिन भी कार्बन का प्ररूप है नहीं? कार्बन का एलोट्रोपस है ये भी। हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, बनता कैसे ये? फुलरिन का निर्माण ग्रेफाइट से किया जाता है बेटा, ध्यान रखना। किससे किया जाता है? ग्रेफाइट से किया जाता है। ग्रेफाइट को अपने क्या करें, हाईली टेम्परेचर पर अपने इसको गर्म करेंगे, ग्रेफाइट को उच्च ताप पर गर्म करेंगे, अपने एयर की एब्सेंस में अपने गर्म करेंगे, है ना। तो जो ये हमारा ग्रेफाइट है वो किस में चेंज हो जाएगा? फुलरिन में चेंज हो सकता है। तो याद रखना, फुलरिन का निर्माण ग्रेफाइट से होता है। पॉइंटों में लिखना। इसकी भी पहले क्या लिखेंगे? गुणधर्म लिखेंगे इसका, गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज, है ना। हाँ जी, पहला पॉइंट, फुलरिन का निर्माण ग्रेफाइट से किया जाता है। फुलरिन का निर्माण ग्रेफाइट से होता है। ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर पे गर्म करो तो फुलरिन जो है वो ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, अच्छा, फुलरिन की अपने बात करें मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो फुलरिन में सी परमाणु, सी परमाणु का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या कितनी? 60 से 70 या 72 तक होती है। ठीक है ना, 60 to 70 या 72 तक होती है फुलरिन में। कार्बन एटम कितने होंगे बेटा? 60 से लेकर के 70 होंगे, ध्यान रखना। क्लियर है? अच्छा, बात करते हैं अपने किसके बारे में, इसकी संरचना की अपने बात करें बेटा, तो फुलरिन में या फुलरिन की संरचना कैसी होती है? गोल गुंबद, या मैं कहूं फुटबॉल के समान, है ना। हाँ, फुटबॉल के समान होती है।
द स्ट्रक्चर ऑफ द फुल रिंग जस्ट लाइक ए फुटबॉल किसकी जैसी होती है? फुटबॉल के समान होती है ना, गोल गुंबद जैसी होती है, फुटबॉल जैसी होती है, वैसी होती है स्ट्रक्चर इसकी। इंग्लिश वर्ड लिख रहे हो तुम लोग, साथ में भी लिखते रहना यार तुम। द स्ट्रक्चर ऑफ द फुल रिंग जस्ट लाइक ए फुटबॉल। क्लियर है बात? अच्छा, आगे बात करते हैं। ड्यू टू द फुटबॉल ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फुटबॉल, फुटबॉल के समान स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको अपने बक्की बॉल भी बोलते हैं। अपने क्या बोलते हैं? फुल रिंग को बक्की बॉल भी कहते हैं। लिख लेना यहाँ पे अपने ब्लैक पेन से चलते हैं। फुल रिंग को बक्की बॉल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको? बक्की बॉल कहते हैं अपने, ठीक है ना? हाँ, बक्की बॉल कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर लगभग किसकी जैसी होती है बेटा जी? गोल होती है, फुटबॉल के समान। इसलिए इसकी स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर के आधार पर इसको अपने बक्की बॉल भी कह देते हैं। तो मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर पहला समझ में आ गया। फुल रिंग का निर्माण ग्रेफाइट से होता है, कार्बन परमाणु की संख्या इतनी होती है, इसकी संरचना गोल फुटबॉल के समान होती है, गुंबद के समान, इसलिए इसको बक्की बॉल भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अगर अपने बात करें, कार्बन 60 वाले फुलरीन को, देखो ऐसा फुलरीन मैंने भी बताया था आपको, जनरली कार्बन एटम 60 से लेकर के 70 या 72 तक होते हैं, बट अपने बात कर रहे हैं C60 वाले फुलरीन को क्या कहते हैं बेटा? बक मिनिस्टर फुलरीन कहते हैं। आगे बात समझ में? हाँ, क्योंकि एक साइंटिस्ट था बक मिनिस्टर, उसने इसको डिस्कवर किया था, या मैं कहूं कि उसने उसकी खोज की थी, इसलिए उसके बेस पर उसने अपना नाम रख दिया है ना, फुलरीन का, बक मिनिस्टर फुलरीन। तो याद रखना, बक मिनिस्टर फुलरीन की अगर अपने बात करें तो बक मिनिस्टर फुलरीन के अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती है बेटा? 60। कार्बन 60 वाले को तुम लोग क्या बोलोगे? बक मिनिस्टर फुलरीन बोलोगे आप। बात आ गई समझ में? अच्छा, फुलरीन की अपने बात करें तो फुलरीन में हेक्सागोनल बोले तो षटकोणीय तथा पंचकोणीय संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन सी? पंचकोणीय और षटकोणीय संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें षटकोणीय का मतलब होता है हेक्सागोनल, षटकोणीय संरचना 20 लगभग, तथा पंचकोणीय संरचना कितनी होती है? 12 होती है बेटा। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की अपने बात करें तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर कितनी? 20, मतलब 6 कोनों वाली। और अगर अपने बात करें पंचकोणीय संरचना, तो पंचकोणीय की स्ट्रक्चर की अपने बात करें तो बेटा इसकी पेंटागोनल जो स्ट्रक्चर होती है वो कितनी होती है? 12। आगे बात समझ में? तो ये हमने डिस्कस किया बेटा किसके बारे में? फुलरीन के बारे में। अच्छा, इसकी अपने स्ट्रक्चर की अपने बात करें तो स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है, इसकी स्ट्रक्चर हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर बनाना। अच्छा, स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को बनानी है तो किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है अपने को? पहले तो अपने क्या करें, गोला बना लेते हैं, ठीक है ना? ये ऐसे ऐसे पहले गोला बना लो आप, ठीक है जी? ऐसा गोला बना लो आप। अच्छा, सिंपल बनाएंगे अपने, जैसे स्ट्रक्चर अपने बुक में दे रखी है वैसे अपने को रिप्रेजेंट नहीं करना, अपने तो सिंपल स्ट्रक्चर बनानी है। ये लो, पहले आप ऐसे गोला बना लो। आप गोला बनाने के बाद क्या करो,
एटम दिखाओ कि पहला एटम ये रहा, दूसरा, तीसरा, ऐसे ये कार्बन एटम शो कर रहा हूं मैं। क्लियर है बात? इस प्रकार से अब आपको पता है कि कार्बन जो होता है वो जनरली एक कार्बन की वैलेंसी ज्यादा से ज्यादा 4 तक हो सकती है, 4 से ज्यादा नहीं होगी, है ना। तो अब आप लोग कैसे भी कनेक्टेड करते रहो जैसे जैसे, बस बात आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि एक कार्बन जो है वो 5 से मत जोड़ देना आप लोग। अगर एक कार्बन को हमने 5 से कनेक्ट कर दिया तो बेटा जी वो स्ट्रक्चर हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ऐसे आप लोग जोड़ते रहो बस, आगे बात समझ में। इसी प्रकार से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, हर बार इसकी स्ट्रक्चर जो है वो अलग प्रकार से बन सकती है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे मैंने एक कार्बन को 5 से जोड़ दिया, जो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए इसको हटा करके अपने इसके साथ कनेक्ट कर दो, ऐसे कनेक्ट कर दो। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, कैसे भी आप प्रैक्टिस करना बस। हर बार स्ट्रक्चर में ऐसे नहीं बनाता, हमेशा अलग अलग स्ट्रक्चर बनती रहती है। आप चाहे इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांसपेरेंट के तौर पे पीछे वाली स्ट्रक्चर एक और बना सकते हो, आगे वाली स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखती रही है। आप फुटबॉल को देखोगे तो फुटबॉल में बस आगे वाला पोर्शन दिखेगा अपने को, तो आगे वाला पोर्शन दिख रहा है अपने को इस प्रकार से। आगे बात समझ में? तो मेरे ख्याल से आप लोग इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो। अदरवाइज बेटा जी अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करनी भी है तो भी आप लोगों को फिर बताते हैं, फुल रेन की स्ट्रक्चर की अपने बात करते हैं। तो देखते हैं अपने फुल रेन की स्ट्रक्चर। आ जाओ गूगल बाबा, तो गूगल बाबा की हेल्प लेते हैं अपने, है ना। क्या हुआ? नेटवर्क जल लगता है काफी स्लो चल रहा है ना, इसलिए अदरवाइज आप लोगों को बता देते। तो कहने की मेन बात है, जैसे आप लोगों ने, चलो आ गया ये, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर आप लोग रिप्रेजेंट करना चाहो, जैसे अपने इसको देख लेते हैं, ओपन हो जाएगा शायद तक ये। तो ये ट्रांसपेरेंट जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस ट्रांसपेरेंट का आगे वाला पोर्शन भी दिख रहा है और पीछे वाला पोर्शन भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना। पीछे वाला पोर्शन भी दिख रहा है। आप लोग दोनों में से कोई एक पोर्शन आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो बेटा, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में? तो चल नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, अपने देख लेते हैं। नेटवर्क जो है वो काफी इशू प्रॉब्लम आ रही है, तो खैर छोड़िए अपने। तो बस आप लोग स्ट्रक्चर इस प्रकार से आप लोग शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात थी अपने फुल रेन की। यूजेस की अपने बात करें बेटा, तो यूजेस आप लोग लिख सकते हो, 1-2 यूजेस है इसका। जस्ट इसका यूज बेटा जी टेक्निकल दृष्टि से काफी उपयोगी है। ट्रांजिस्टर और डायोड आदि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लिखते हैं बेटा यूजेस, है ना। ट्रांजिस्टर व डायोड में इसका उपयोग किया जाता है, किसका? फुल रेन का। आगे बात समझ में? अच्छा, फुल रेन की अपने बात करें तो एक मैं बात बताना भूल गया, ये सारी बातें एक साथ बता देता हूं मैं। ये बात मैं आपको भूल गया, अपने हीरा भी पढ़ा था, ग्रेफाइट भी पढ़ा, और अपने पढ़ा बेटा जी क्या, फुल रेन, है ना। हाँ, आगे बात समझ में? अच्छा, इसमें क्या होगा, ये बेटा विद्युत का क्या होता है, ये कुचालक होता है। पता है आपको क्यों होता है? ये कुचालक है ये तो। अच्छा, ये क्या होगा, इधर आ देता हूं मैं, ये सुचालक बोले तो कंडक्टर होगा ये, और ये भी क्या होगा, ये भी कंडक्टर है। आगे बात समझ में? अच्छा, इसमें ये बात भूल गया था मैं कि इसमें जो संकरण होता है ना बेटा, वो संकरण कैसा होता है, sp3 संकरण होता है इसमें, और इसमें बेटा रसगुल्ले sp2 संकरण होगा, और इसमें भी मेरे प्यारे रसगुल्लो sp2 संकरण पाया जाता है। आगे बात समझ में? कई बार पूछ रहे थे कि डायमंड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। सो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, बट इसमें दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो ये थी बातें बेटे जी आप लोगों की कार्बन की और कार्बन के एलोट्रोपस की। तो यहां तक आप लोगों ने कार्बन और कार्बन के एलोट्रोपस के बारे में आप लोगों ने बेखूबी से पढ़ा, है ना। आशा करता हूं कि तुम लोगों ने कार्बन एलोट्रोपस को अच्छी तरह से समझा होगा, और डायग्राम के साथ में आप लोगों ने खुद नोट्स भी बनाए होंगे। तो अब अपने अगली क्लास में अपने क्या करेंगे, अगली क्लास में अपने कार्बन के कुछ कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स को लेकर के आएंगे अपने, ठीक है बेटा। तो ये कार्बन के एलोट्रोपस को आप लोग एक बार वापस रीड करना, और कोई भी समस्या आती है तो फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना।
और उसके बाद में फिर अपने डिस्कस करेंगे बेटा जी कार्बन के कंपाउंड्स, और कार्बन के कंपाउंड्स के बाद में फिर सिलिकॉन के कंपाउंड्स, और सिलिकॉन के कंपाउंड्स के बाद में अपना चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंतर्गत। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, और जरूर पढ़ के आना ताकि आप लोगों को कार्बन के कंपाउंड को भी अपने आसानी से समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।